अस्सलाम वालेकुम। आज इस एपिसोड में हम थोड़ी सी कुछ मिली जुली बातें करेंगे। मुझे उम्मीद है आपको पसंद आएंगी ये चीज़ें भी। तो सबसे पहली बात तो ये थी कि बैटल ऑफ सैजरा में मैंने जैसे आपको बताया कि अक्सरियत भाग गई थी और उनमें से कुछ लोग ऐसे भी थे जो रेगुलर आर्मी के लोग थे। मुजाहिद तो ज़ाहिर है, मुजाहिद या रेंजर्स, तो उनकी तो तरबियत ही नहीं थी, वो इस काबिल ही नहीं थे कि इतना बोझ सहार सकते। लेकिन अपने रेगुलर सिपाहियों से मुझे ये तवक्को नहीं थी कि वो भी ऐसा कुछ करेंगे। तो वहाँ से वापस आने के बाद मैं BRBL पे मेरी पोजीशन थी, कंपनी BRBL पे लगा दी गई मोर्चों में। तो एक दिन सूबेदार मुरीद साहब ने मुझे बताया कि वो 4 घोड़े जो हैं कंपनी के जो थे हमारे, वो वापस आ गए हैं। अगर मेरे तो बस में होता तो मैं उनको डिसमिस करके तो सिविल जेल में भेज देता, क्योंकि ये जराइम जो हैं पाकिस्तान के दफ़ा में गफलत, कोई अफसर करे, जवान करे, जनरल करे, वो नाकाबिले माफ़ी होनी चाहिए। ये गलती नहीं होती। ये तो आप मुल्क को, मादरे वतन को बेच के निकलते हैं, क्योंकि दुश्मन पीछे आ गया है तो लिहाजा आप उसको दे के तो वहाँ से निकलते हैं। तो मुझे याद आया, मेरे एक इमीडिएट सीनियर थे मेजर शेरमान जंजुआ, वो भी लेटली तो खारियाँ के बासी हो गए, पीछे पिंड दादन खान से थे। तो हमारी यूनिट में जब हम मशरक़ी पाकिस्तान में एम्प्लॉयड थे तो एक ही वाक़या ऐसा हुआ था जिसमें किसी जवान ने किसी बंगाली औरत से ज़बरदस्ती करने की कोशिश की हो। बहरहाल शोर मच गया और वो जवान पकड़ा गया। तो जंजुआ, कैप्टन जंजुआ ने, अल्लाह उनको बख्शे, फोत हो चुके हैं, उन्होंने उसको एक दरख्त के साथ बांध के उसकी बड़ी पिटाई की और पूरी कंपनी को बोला कि इसके चेहरे पे थूको आके। तो ये एग्ज़ाम्पल मेरे पास भी थी। तो मैंने उन चारों को दरख्तों से बंधवा दिया और फिर पूरी कंपनी ने आके, जो 100-125 लोग थे, उन्होंने आके उनको कोड़े भी लगाए और उनको सज़ा भी दी। ये वो लोग थे जो हथियार लेके BRB पे वापस नहीं आए, बल्कि अपने अपने गांव में चले गए थे। तो ये इंतहा की बुज़दिली थी जिसकी सज़ा देना मेरे नज़दीक ज़रूरी था, क्योंकि जंजुआ ने तो एक औरत पे मुजरमाना हमले के मुजरम को वो सज़ा दी थी, और ये मादरे वतन को तन्हा छोड़ के, मादरे वतन को दुश्मन के कब्ज़े में छोड़ के तो भाग आए थे। लिहाजा उनकी सज़ा यही बनती थी। अगर तो इस किस्म की कॉर्पोरल पनिशमेंट की आर्मी में इजाज़त तो नहीं है, लेकिन ये तो मुझे पता है कि इस किस्म की गद्दारी और बुज़दिली पे आप फायरिंग स्क्वाड के सामने खड़ा करके गोली भी मार सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि अगर मशरक़ी पाकिस्तान में, बल्कि मुझे याद आता है कि ब्रिगेडियर मोहम्मद याद खान जो मेरे कमांडर थे जसौर में, उन्होंने इंडियन मिलिट्री कैंप से मेरी उनके साथ ख़त किताबत रही काफ़ी। तो एक ख़त में उन्होंने मुझे लिखा कि तुम अपने जितने भी ऑपरेशन तुमने किए थे उनकी डॉक्यूमेंट्स इकट्ठी करो, तो मैं वापस आके तो तुम्हारा अवार्ड के लिए फिर दोबारा से नए सिरे से वो लूँगा, टेकअप करूँगा GHQ के साथ। तो मैंने उन्हें यही जवाब दिया था कि वो जंग तो भाइयों के दरमियान जंग थी, तो उसमें अवार्ड्स का तो कोई सिलसिला बनता था ना देने चाहिए थे। गलती तो दोनों तरफ थी, कोई एक तरफ तो नहीं थी। उन्हें मैंने एक बार ये भी लिखा कि काश आपने उस कप्तान को जो बॉर्डर से भाग गया था, सरहद से, उसको अगर आपने फायरिंग स्क्वाड के सामने खड़ा किया होता
तो उसके बाद 16 दिसंबर या 6 दिसंबर को, बल्कि क्योंकि जसौर तो 6 दिसंबर को सरेंडर हो गया था, तो मैंने उन्हें कहा कि 6 दिसंबर को आप भी सरेंडर ना करते। तो ये ज़रूरी था कि इस किस्म के भगोड़ों को सज़ा दी जाती, और मुझे इस पर कोई अफसोस नहीं आज भी। अच्छा, वहाँ से BRB में मोर्चाबंदी के बाद मुझे एक इंडियन गांव में भेज दिया गया जो कि हमारे कब्ज़े में था। कालस नाम है उसका, सरहद के बिल्कुल करीब एक नाला बीच में बहता है, बरसाती नदी, उसके उस पार सिखों का गांव था। और पाकिस्तान बनने से पहले यहाँ कालस गुजर भी रहते थे काफ़ी सारे। इसीलिए कालस सिखों की और गुजरों की गोद भी है, मुसलमानों की। तो मैं उस वक्त वहाँ था, तो वहाँ की एक दिलचस्प बात याद आती है कि ये गांव जो था मेरी पलटन के अंडर कमांड नहीं था, बल्कि ब्रिगेड हेडक्वार्टर डायरेक्टली इसको कमांड कर रहा था, क्योंकि ये एक बैटल ट्रॉफी थी। तो लिहाजा कोई भी विजिटर, कोई जर्नल कोई आता था तो उसको कालस विज़िट करवाया जाता था कि देखें हमने इंडियन गांव पे कब्ज़ा किया हुआ है। हालांकि ये गांव 15-20 घरों पे मुश्तमिल था, और इसके 200-400 गज आगे असल आबादी शुरू होती थी, जो एक इंडियन बांध के पीछे थी। तो एक दिन क्या हुआ कि मुझे मेरे नायब ने बताया कि सामने कोई इंडियन मेजर साहब आए हुए हैं, तो वो आपसे मिलना चाहते हैं। तो फ्लैग मीटिंग्स तो हुआ करती थी। तो मैंने, मेजर जहांगीर करामत होते थे हमारे ब्रिगेड मेजर उस वक्त, जो मेरे डायरेक्ट इंचार्ज थे, और बड़े इंतहाई शफीक और मेहरबान इंसान थे। तो मुझे तो उन्होंने हीरो का निकनेम भी दिया हुआ था, हालांकि मैं शिकस्त खा के वहाँ पहुँचा था सैजरा से, लेकिन वो मशरकी पाकिस्तान के किस्से सुने हुए थे उन्होंने। तो उन्होंने मुझे कहा कि किसी और के जाने की ज़रूरत नहीं है, तुम खुद जाके तो उसको मिलो। तो मैं जाके मिला, तो वो मेजर नारायण था, कोई सिख रेजिमेंट थी या जाट रेजिमेंट थी, या मुझे याद नहीं आ रहा। तो मैं जाके उसको मिला, तो मेजर नारायण ने मुझे बड़ा वेलकम किया और बड़ी तारीफ़ की मेरे जवानों की भी, कि बड़े डिसिप्लिन्ड हैं वगैरह वगैरह। फिर उसने कहा कि मैं आज आपके सामने एक दरख्वास्त लेके आया। मैंने कहा जी वो क्या? कहने लगा यहाँ कालस में गांव के बाहर वो जो बहुत बड़ा शीशम का दरख्त है, मेरी इल्तिजा है कि आप हमें इजाज़त दें कि हम वो काट लें। तकरीबन नो मैंस लैंड के करीब था वो। तो मैंने कहा जी वो मैं आपको इजाज़त कैसे दे सकता हूँ, वो तुम्हारे कब्ज़े में इस वक्त। कहना नहीं, आप मेहरबानी करें कि इस गांव के जो शरणार्थी गए हैं, महाजर हुए हैं जो यहाँ से, वो इंतहाई गरीब लोग हैं, और ज़मीनें सारी सिख जाटों की हैं, और ये कमी कमीन है। और पीछे उन्होंने जो हमारा बांध है उसके पीछे उन्होंने झोंपड़ियाँ बनाई हुई हैं, और सर्दी बड़ी सख्त है। मैं चाहता हूँ कि वो छप्पर बना लें और लिपाई कर लें ताकि उनको सर्दी से निजात मिले। बच्चे हैं बहुत सारे, औरतें हैं, बूढ़े हैं, ज़ईफ़ हैं, तो मुझसे उनकी हालत नहीं देखी जाती। तो मैंने कहा ये क्या बात हुई? आप बांध के परली तरफ आपके थोड़े दरख्त हैं, कई ज़ख़ीरे नज़र आते हैं, मस्तगाट गांव सामने आपका नज़र आता है, वो सारा दरख्तों में घिरा हुआ है, तो आप क्यों नहीं वहाँ से दरख्त काट लेते? उसने कहा मेजर साहब मैं तो एक मस्कीन सा हिंदू हूँ, ये सिख बड़े ज़ालिम हैं इस इलाके के, हिंदुओं से वैसे भी वो नफ़रत करते हैं, और ये जो शरणार्थी हैं ज़्यादा हिंदू हैं, तो वो इनको दरख्त काटना तो क्या, दरख्त छांगने की इजाज़त भी नहीं देते। तो लिहाजा आप मेहरबानी करें और हमें वो दरख्त काट लेने दें। मैंने कहा ये तो हो नहीं सकता कि मैं इंडियन आर्मी को इजाज़त दूं कि हमारे इलाके में आए और दरख्त काटे, लेकिन चलो मैं कुछ सोचता हूं कि इस बारे में क्या करूं। तो खैर वो मीटिंग हमारी ख़त्म हो गई, मैं वापस आ गया।
वापस आके तो मैं यही सोचता रहा कि अब क्या किया जाए, क्योंकि अगर दरख्त मैं उनको काटने की इजाज़त देता हूँ तो ये भी एक कोर्ट मार्शल ऑफेंस होगा, कोई बर्दाश्त नहीं करेगा इसको। और अगर मैं ख़ुद काटूँ तो ये उससे भी बड़ा जुर्म होगा कि इंडिया की मदद कर दी मैंने। तो बहरहाल रात को मैंने फ़ैसला किया कि नारायण या उसकी पलटन जो कुछ भी हैं, वो जो इस गांव के रहने वाले शरणार्थी थे, मैं उनकी ज़रूर मदद करूंगा। क्योंकि गांव के घरों में मैं गया तो किसी घर में किसी औरत का दुपट्टा पड़ा हुआ था, किसी घर में जिसमें बोत पड़े हुए थे, बच्चे का कायदा पड़ा हुआ था गोरमखी में, हिंदी में, और किसी घर में किसी बच्चे के छोटे छोटे जूते टूटे फूटे पड़े हुए थे। इंतहाई गरीब लोगों का गांव था। तो मैंने रात को फ़ैसला किया कि ये दरख्त मैं ख़ुद काटूंगा और उनकी आबादी के लिए मैं दूंगा, उसके बाद मेरे साथ जो होगा वो देखी जाएगी। तो मैंने अपने जवान इकट्ठे किए, आरे वारों का अरेंजमेंट किया, और वो टाली खासी बड़ी टाली थी, वो काटी, और फिर उसमें बारूदी सुरंगों का जो खेत था, ज़ाहिर है उसमें कोई रास्ता भी था, तो उससे उठा के तो हम उनकी तरफ ले चले। ज़ाहिर है उधर तो शोर मच गया, और मेजर नारायण भी फ़ौरन वहाँ पहुँच गया। उसने 2 बड़े बड़े टब्बों में शरबत भी बना के ले आया, चाय का बंदोबस्त भी कर लिया। जब हम काट रहे थे तो ज़ाहिर है उसको पता चल गया कि उसकी बातों में आ गया ये पाकिस्तानी कप्तान। तो वो हमने उनके मोर्चों के सामने जाके तो वो डाल दिया, और मेरे साथ 2-4 लोग थे जिनके पास हथियार थे, बाकी सब बगैर हथियारों के ही थे। तो ये एक ऐसी बात थी कि जिसकी अगर ख़बर पीछे मिल जाती तो ज़ाहिर है फौरी तौर पर मेरा तो कोर्ट मार्शल हो जाना था। एक तो मैंने दुश्मन की मदद की, दूसरे मैंने अपने जवानों को बग़ैर हथियारों के दुश्मन के इलाके में ला खड़ा किया, और तीसरे मैंने पाकिस्तानी इलाके से शीशम का इतना बड़ा दरख्त काट के तो उनके हवाले कर दिया। तो एनीवे नारायण ने कहा कि अब आप लोग ये शरबत पिएं, तो जवानों ने इनकार कर दिया। मैंने भी कहा नहीं, शरबत वरबत की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम कोई एहसान करने नहीं आए आप पे, और ये आप पे एहसान नहीं है, इंडियन आर्मी पे नहीं है, ये उन गरीब गुरबा पे है जिन्हें आप कमी कमीन कह रहे थे, शूद्र कह रहे थे, जिनके सरों पे छत नहीं है इस वक्त, और उनके छत मेरे कब्ज़े में है। तो मुसलमानों की रवायात तो ऐसी ही रही हैं, तो मैं उनके लिए ये दरख्त काट लाया हूँ, आप इसके टुकड़े करवाएं और उनके लिए झोंपड़ियाँ बनवाएं। लेकिन एक आपने मेरे साथ वादा करना है, और राम की और भगवान की कसम खा के करना है, कि इन लकड़ियों को आप अपने मोर्चों में कतन इस्तेमाल नहीं करेंगे, आप इनको अपने लंगर पे कभी इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये सिर्फ़ उन मस्कीन लोगों के लिए होंगी जो जंग का चारा बने हैं, और जंग तो आप लोगों की ज़्यादतियों की वजह से हो रही है, और पंजाब में आप सिखों के साथ बहुत कुछ कर रहे हैं। तो लेकिन अगर ये गरीब शूदर मस्कीन कमी कमीन हैं तो मेरी तरफ से ये इनको तोहफ़ा दे दें, उनके लिए घर बना दें आप। अच्छा, वो फिर उसने चाय का कहा कि चाय तो पी ले। मैंने कहा नहीं, इस काम के अदरवाइज़ अगर मैं किसी फ्लैग मीटिंग पे आता तो शायद मैं चाय पी लेता, लेकिन ये आप चाय भी उनको भेजें, उन कमी कमीनों को और शूद्रों को। ये शरबत के बड़े टब आप लाएं, ये भी आप उनको दें, मेरी तरफ से दे दें, और उन्हें, ताकि उन्हें पता चले कि पाकिस्तान के मुसलमान सिपाही किस किस्म के होते हैं। ज़ाहिर जब मैं ये बातें कर रहा था तो मैं फ़ील कर रहा था कि उसे तकलीफ़ तो हो रही है, लेकिन अब उसे एक्सेप्ट तो करना था। फिर उसने आखिरी बार किया, उसने कहा मेजर साहब, कैप्टन साहब, ये जो शरबत, लाल शरबत आपको नज़र आ रहा है ना,
ये हमारे मुसलमान सिपाहियों ने बनाया और इसमें हमदर्द का रूह अफ़ज़ा हमने डाला है। हमदर्द भी आपका है और इसमें किसी गैर मुस्लिम का हाथ भी नहीं लगा, तो बराए मेहरबानी पी लें। मैंने कहा नहीं, ये मैंने बताया ना आपको कि आप हमारी तरफ से उन बेकस लोगों को तोहफे में दें। तो बहरहाल यहाँ पे बात ख़त्म होगी। उसने बड़ा झुक के मुझे सलाम भी किया, झुक के मेरे सारे जवानों का शुक्रिया भी अदा किया, तस्लीमात आदाब बजालाते हुए। दिल्ली शली का रहने वाला था, उर्दू बहुत अच्छा बोलता था। तो खैर मैं वापस आ गया। अच्छा, हम वापस आ गए हैं तो अगले दिन फिर एक सफ़ेद झंडा उधर नो मैंस लैंड की तरफ सामने नज़र आया और मैंने किसी को भेजा कि पता करे कि कौन है। तो पता चला कि कर्नल साहब आए हुए हैं और वो हमारे कर्नल से मिलना चाहते हैं। तो मैंने, क्योंकि हमारे कर्नल तो इस महाज से, इस गांव से मुतल्लिक़ ही नहीं थे, तो मैंने फिर मेजर जहांगीर करामत को फ़ोन किया। और मेजर जहांगीर करामत, आपको याद है कि उन्होंने ये पाकिस्तान आर्मी के वाहिद, क्या कहूँगा मैं, कि इज़्ज़त शर्म व हया वाले जनरल थे, जिन्होंने जब मरकज़ी गवर्नमेंट से इख्तलाफ हुआ, इन्होंने नेशनल सिक्योरिटी कौंसिल बनाने की बात की थी, उसके हक़ में बात की थी। तो नवाज़ शरीफ ने इनसे इस्तीफ़ा मांग लिया। तो बजाय इसके कि ये मार्शल लॉ लगा देते, इन्होंने एक बड़ी खूबसूरत रवायत कायम की कि जब प्राइम मिनिस्टर से आर्मी चीफ़ के इख्तलाफात हो गए हैं तो फिर 111 ब्रिगेड को मूव करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि मैं चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ, मैं अपना इस्तीफ़ा दूंगा क्योंकि मेरे उनसे इख्तलाफात हैं, ताकि फ़ौज की भी इज़्ज़त बने, आइन की इज़्ज़त बने, आइन का वक़ार बने और आइन की जड़ें पक्की हो जाएं इस मुल्क में। तो जनरल जहांगीर करामत ने इस्तीफ़ा दे दिया और मैं हमेशा उनके लिए दुआ भी करता हूँ और उनको सलाम भी करता हूँ इस काम के लिए कि ये कोई छोटा काम नहीं था कि पहला आर्मी चीफ़ जिसने एक प्रिंसिपल्ड बेसिस पे इस्तीफ़ा दे दिया बजाय इसके कि 111 ब्रिगेड को मूव करता। तो एनीवे, मैंने मेजर जहांगीर करामत को फ़ोन किया कि आज उनका एक कर्नल आया हुआ है, तो वो हमारे कर्नल को मिलना चाहता है। तो जहांगीर करामत को मुझ पे इतना एतमाद था, मुझे कहने लगे तुम हीरो, तुम मेरी तरफ से तुम ही कर्नल हो, तुम जाओ और उसको बताओ कि तुम इस महाज के कमांडर हो और कोई कर्नल नहीं है यहाँ पे और तुमसे ही बात करनी होगी। तो ज़ाहिर मेरी ये बड़ी हौसला अफजाई थी और मेरे अंदर चोर भी था कि कल तो मैंने इंडियन आर्मी को एक गिफ्ट दिया था गरीब गुरबा के लिए, तो वो मेरे जहांगीर करामत को पता नहीं था, वरना पता नहीं क्या बात होती। अच्छा, मैं जब उधर पहुंचा तो वो कर्नल जो था उसने हैट पहना हुआ था और बड़े स्टाइल में खड़ा था। तो उसने कहा यू आर ए कैप्टन, आई आस्क्ड फॉर बटालियन कमांडर, यूर बटालियन कमांडर लेफ्टिनेंट कर्नल। मैंने कहा यार बटालियन कमांडर इज़ नॉट अराउंड एंड आई एम द इंचार्ज हेयर एंड आई हैव ऑल द अथॉरिटी टू टॉक टू एनीबडी। उसने कहा नहीं, मैं एक कप्तान से बात नहीं करूँगा। मैंने कहा जी आपकी तरफ से अगर कोई मेजर जनरल भी आता तो आई वुड हैव स्पोकन टू हिम एंड आई एम ऑथोराइज्ड एंड आई एम केपेबल ऑफ हैंडलिंग दिस सिचुएशन, प्लीज़ कम आउट विद योर रिक्वेस्ट। अच्छा, इस पे वो थोड़ा सा ही वॉज टेकन अबैक कि ये कप्तान तो बड़ा शोला ज्वाला है। तो मुझे धमकी दी फिर उसने कहा कैप्टन, ये कॉलस जो है इट बिलोंग्स टू इंडिया, आज शाम तक कॉलस को खाली कर दो एंड गो बैक टू योर FDLs फॉरवर्ड लाइंस, अदरवाइज यू विल फेस द कॉन्सिक्वेंसेस। मैंने कहा व्हाट कॉन्सिक्वेंसेस कर्नल, फिर मैंने सार नहीं किया उसको, मैंने कर्नल व्हाट कॉन्सिक्वेंसेस आर यू टॉकिंग अबाउट। तो कहने लगा आई विल ब्लास्ट योर पोजीशन। आई सेड इफ यू वुड ब्लास्ट our position, will blast your whole of this front, not only that position.
ओनली। तो फिर वो थोड़ा सा ढीला पड़ा, कहने लगा जस्ट टेल मी वन थिंग। मैंने कहा यस आई वुड टेल यू एवरीथिंग नॉट वन थिंग। तो उसने कहा कि कल मेरे मेजर ने, नारायण ने आके तुम्हें थोड़ी सी धमकी दी थी कि वो तुम्हारा अशर कर देगा, और तुमने अपने गांव से, मकबूजा गांव से वो टाली काट के तो हमारे मोर्चों में, हमारे कदमों पे ला रखी। आज तुम बड़ी तिट कर रहे हो। देन आई गॉट द जोक एंड आई टोल्ड हिम that cheater major of yours, he had begged me for those refugees from this village, because this village is in my occupation, and मेरे पास उनकी औरतों के लिबास मौजूद हैं, मेरे पास उनके बच्चों की निकरें, बच्चों की किताबें मौजूद हैं, तो मुझे उन पे तरस आता है। मैंने इस गांव में किसी घर में अपने किसी जवान को दाखिल होने की इजाज़त नहीं दी, यहाँ से कोई चीज़ नहीं उठाई गई, क्योंकि हम मुसलमान इन चीज़ों पे बिलीव नहीं करते। तो दैट्स व्हाई आई gave that wood to your major, and I didn't give it to your major, I gave it to those poor people, और उन गरीबों को दी है जिनके लिए तुम इतना बड़ा हिंदुस्तान, इतना बड़ा तुम्हारे पास माल दौलत, इतनी बड़ी फौज, और उन तुम 100-150 आदमियों को छप्पर नहीं बना के दे सके कर्नल। आई हैव गिवन दैट एंड आई वांट दैट दे शुड बी protected against rain, and they should be protected against cold winds, and they should be able to have fire, चूल्हे उनके जलने चाहिए। अच्छा, इस पे ज़ाहिर है वो बड़ा शर्मिंदा भी हुआ, लेकिन जाते जाते फिर उसने मुझे धमकी दी कि आई विल प्लास्टर दिस विलेज बाई इवनिंग। आई सेड ट्राई इट आउट। और मैं और मेरे साथ सिर्फ सूबेदार मुरीद हुसैन थे, और उसके साथ एक पूरा लाहौर लश्कर था, 15-20 गार्ड्स थे जिन्होंने राइट लेफ़्ट आगे पीछे पोजीशनें ली हुई थी, मशीन गनें उठाई हुई थी, राइफलें उठाई हुई थी, और मेरे पास अपनी स्टेन गन थी और मरीज साहब के पास अपना हथियार था। तो वो वापस चला गया, और आई केम बैक एंड आई रैंग अप मेजर जहांगीर करामत, और मैंने उन्हें बताया कि सर ये वाक़या हुआ है, विदाउट टेलिंग हिम अबाउट द वुड इशू। मैंने कहा ये वाक़या हुआ है और उसने मुझे धमकी दी है कि दे विल ब्लास्ट अस। तो मेरे जहांगीर करामत ने मुझे कहा कि यू जस्ट डोंट वरी, उनको करने तो दो कुछ। शाम होते ही मेरे कर्नल जो ही अपने बटालियन हेडक्वार्टर में पहुंचा होगा तो दे ओपनड अप, और पता नहीं जितनी 10, 20, 50 तोपें उनके रेंज में थीं वो सब उस पर चला दी, और बहुत तबाही हुई। मेरे कुछ लोग ज़ख्मी भी हुए, लेकिन बहरहाल अल्लाह का शुक्र है कोई शहीद तो नहीं हुआ। इतनी देर में फिर अपनी तोपें चल पड़ी, और अपनी तोपों ने बिल्कुल उनके सामने वाले मोर्चे जो थे ब्लास्ट करके रख दिए, और पाकिस्तानी गनर्स ने इतनी प्रोफिशेंटली और एफिशिएंटली और स्पीड से फायरिंग की कि आई कुड सी कि बहुत सारी जगहों पे वो आग लगी हुई है उनके मोर्चों में और उधर, और खुदा जानता है कि वो लकड़ी भी उसी फायरिंग में जल गई होगी। तो ये एक ऐसा वाक़या था जो मैं चाहता था कि मेरी कौम को, मेरे लोगों को, मेरे सिपाहियों को, जवानों को, और आज जो जर्नैल हैं उनको पता लगे कि इंडियन आर्मी की जहनीत क्या बना दी गई है, कि वो सिपाहियों की तरह भी बिहेव नहीं कर रहे थे। तो आइंदा हमें बाखबर रहना चाहिए इस मामले में। अच्छा, मैं एक सीज़ फायर के दिनों का एक और वाक़या आपको सुनाना चाहता हूँ, और वो भी एक बड़ा अफसोसनाक वाक़या है। हमारे नए कमांडिंग अफसर आ गए थे, और वो मुख्तलिफ मोर्चों में घूमे फिरे। फिर एक दिन मुझे भी उन्होंने साथ लिया। मैं चूँकि वापस आ चुका था, लिहाजा मुझे फिर फोर्स किया गया कि तुम एजुटेंट की ड्यूटी करो।
तो मैं फिर वापस आ गया बटालियन हेडक्वार्टर में। तो एक दिन कमांडिंग ऑफिसर के साथ 2-3 और ऑफिसर्स भी थे, तो हम सामने आखिरी मोर्चों को देखने गए जहाँ से आगे इंडियन एरिया शुरू होता था जो उनके कब्ज़े में था। तो कमांडिंग ऑफिसर वहाँ पे खड़े हुए, तो सामने अब कोई सिख या हिंदू, सिख भी थे, कोई हल वल चला रहे थे क्योंकि सीज़ फायर हो गया था, लिहाजा ज़मीनें हमारी तरफ भी, हमारे किसान भी कोशिश कर रहे थे, लेट ही बहुत बोएँ गंदम, लेकिन कुछ बोएँ तो सही। तो उधर उस तरफ भी ऐसा ही था। तो कमांडिंग ऑफिसर को पता नहीं क्या ख्याल आया, बातें वो बड़ी अजीब किया करते थे, बहरहाल ज़्यादा बातें उनकी शराब और औरत और इन चीज़ों पे ही हुआ करती थी। तो वहाँ खड़े खड़े उन्होंने कहा कि मुझे कहा लुक, वो सामने देखो, वो तहमत बंद है, हल चला रहा है, वो बैल भी ऐसे हैं जैसे हमारे पास हैं, उसकी शक्ल सूरत भी वही है जो मेरी तुम्हारी है, और वो मिट्टी भी वही है जिसमें वो हल चला रहा है जो मिट्टी इस तरफ है। तो ये बाबे को, हमारे बाबे को क्या मुसीबत पड़ी हुई थी कि उसने ये लकीर डलवा दी। आई वॉज शॉक्ड। और उन्होंने कई बातें और भी की इसी मामले में। मेरा पहले तो मैं दंग रह गया कि बॉर्डर पे मैदान जंग में सीज़ फायर के दौरान अगले मोर्चों में खड़े खड़े मेरा कमांडिंग ऑफिसर ये क्या कह रहा है। सब लोग सुन रहे थे खामोशी से, ज़ाहिर कुछ लोग तो सुन हो गए होंगे। मैंने उसको मज़ामत की कोशिश की, लेकिन उसने कहा नहीं, क्या ज़रूरत थी, मुसीबत डाल दी है हर तरफ। मैंने कहा ठीक है, फिर मुसीबत डली है तो इंशाल्लाह मज़ीद डलेगी। तो वापस आए तो मैंने अपने यूनिट के अफसर से, जितने आदर थे, उनसे बात की। मैंने कहा मैं तो इसको बर्दाश्त नहीं कर सकता, अगर तुम लोग बर्दाश्त कर सकते हो तो मैं रिज़ाइन करके तो चला जाता हूँ। तो उन तमाम अफसर्स ने कहा जी ये हम भी स्टेट ऑफ शॉक में हैं कि हमारा कमांडिंग अफसर बॉर्डर पे खड़ा होकर तो पार्टीशन की मजम्मत कर रहा है, कायद-ए-आज़म की मजम्मत कर रहा है। तो एनीवे उसका नतीजा ये निकला कि अगली सुबह मैं ब्रिगेड कमांडर के पास चला गया सीधा। ब्रिगेडियर मोहम्मद सादिक खान थे, आज़ाद कश्मीर से, शायद रावलाकोट से थे, इंतहाई पढ़े लिखे, समझदार, सोबर किस्म के इंसान थे। तो मैंने उनको बताया कि कल हमारे यहाँ ये वाक़या हुआ है और नए कमांडिंग अफसर ने ये बात की है, तो आप उन्हें फ़ौरन हटा लें, वरना यूनिट में बेचैनी फैलेगी, बगावत भी हो सकती है कि एक कमांडिंग अफसर हमारा जो पाकिस्तान के क़याम के ख़िलाफ़ है, जो पाकिस्तान के बानी के ख़िलाफ़ हर्जा सराई करता है, हम कैसे उसे एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो ब्रिगेडियर ने खैर मुझे पैसिफाई करने की कोशिश की और फिर कहा कि अच्छा ठीक है मैं कुछ करूँगा। तो उन्होंने जो उनकी एनुअल रिपोर्ट थी, उसी एनुअल रिपोर्ट पे उन्होंने लेफ्टिनेंट कर्नल बनना था, अभी तो मेजर थे, अंडर प्रमोशन थे, और फिर हमारी पलटन को टेक ओवर करना था क्योंकि इसीलिए पोस्ट हुए थे वहाँ पे। तो ब्रिगेडियर ने उनकी ACR में ये लिख दिया कि बातचीत करते हुए ही इज़ एडवाइज टू बी केयरफुल। अच्छा, ये ACR जब ऊपर पहुंची, ऊपर जनरल सवार खान थे और सवार खान के साथ एक मेजर जनरल और भी थे GHQ में, जो कि इन कमांडिंग ऑफिसर के कज़न थे। तो सारे ये पोठवार के रहने वाले थे, ज़ाहिर है पिंड दादन खान, चकवाल वगैरह वगैरह, तो एक बड़ी इफिनिटी होती है अपने इलाके की भी। तो जनरल सवार के पास गई रिपोर्ट, तो उन्होंने उस पर कोई रिमार्क्स नहीं दिए और ब्रिगेडियर ने जो रिमार्क्स दिए थे उनको ओके कर दिया। एनीवे जब ये रिपोर्ट कोर कमांडर के पास गई, कोर कमांडर थे जनरल अब्दुल हमीद। ये अब्दुल हमीद वो नहीं है जो याया खान के नंबर 2 थे, बल्कि ये मेरे ख्याल है ईस्ट पंजाब के ही महाजर थे और ये बिल्कुल मुख्तलिफ आदमी थे, इंतहाई शरीफ और बड़े अच्छे इंसान थे, बड़े अच्छी शोहरत वाले थे। तो जब जनरल अब्दुल हमीद के पास ये रिपोर्ट पहुंची तो वो उन्होंने तफ्तीश की कि ये अल्फाज ये था क्या जिस पे ये रिमार्क्स दिए गए हैं।
तो फिर उन्हें पूरी स्टोरी पता चली कि कमांडिंग ऑफिसर ने तो बॉर्डर पे खड़ा होकर ये बातें की थी। उन्होंने फिर कहा कि ये अजीब बात है कि ब्रिगेड कमांडर और जनरल जो हैं वो इस चीज़ को इग्नोर कर रहे हैं कि हम पाकिस्तान के दफा के लिए खड़े हैं या हम पाकिस्तान की सरहद को मिटाने के लिए यहाँ पे खड़े हैं। और एक ऐसा बटालियन कमांडर जो पार्टीशन के ख़िलाफ़ बात करता है, जो कायदे-ए-आज़म के ख़िलाफ़ बात करता है, उसको हम कैसे एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो उस पर इंक्वायरी हुई और फाइनली ज़ाहिर है उन्हें सज़ा उस सेंस में तो ना हुई, लेकिन उन्हें आर्मी से फारिग कर दिया गया। मेरा ख्याल है पेंशन भी नहीं दी गई थी, जो बाद में शायद मिल गई हो, क्योंकि उनके अजीज़ो अकरबा GHQ में बड़े हाई रैंक्स में थे। अब कोई इसे कह सकता है कि ये तुमने ज़्यादती की एक अच्छे भले सैयद के साथ, लेकिन सैयद साहब को ख्याल होना चाहिए था कि आम पाकिस्तानी जो कुछ भी कहता फिरे, हक तो किसी को नहीं है, बल्कि पाकिस्तान की तौहीन, पाकिस्तान के बानियों की तौहीन उसी तरह जुर्म होना चाहिए जैसे मज़हब की तौहीन है। मैं ये तो नहीं कह रहा कि वो मज़हब के और उन चीज़ों के तक़द्दुस में बराबर हैं उनके, लेकिन ये मादरे वतन है हमारी, और जो इसके वजूद के ख़िलाफ़ बात करे उसे हम कैसे एक्सेप्ट कर सकते हैं। ये ना तसब की बात है, ना गुस्से गज़ब की बात है, ये तो हुब्बुल वतनी की बात है। और ख़ास तौर पे सिपाहियों में, मुजाहिदों में अगर पाकिस्तान से इश्क और मोहब्बत नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं है, फिर यूनिफॉर्म उतार दो और फेंक दो। शाह साहब को, सैयद साहब को भी यही करना चाहिए था कि जब आपको इस मुल्क के क़याम से ही इख्तलाफ है, आपके नज़रियात मुख्तलिफ हैं, तो आप आर्मी में क्या ढूंढ रहे थे। तो मैं समझता हूँ कि इस इशू पे भी कानून साजी होनी चाहिए कि पाकिस्तान की तौहीन, पाकिस्तान के क़याम के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा, पाकिस्तान के जो कायदीन थे उनके ख़िलाफ़ तौहीन नामेज़ अल्फाज इस्तेमाल करना भी काबिल दस्त अंदाज़ी ये पुलिस होना चाहिए। तो बहरहाल इस किस्त में मुझे यही कहना था। सीज़ फायर के दिनों में ये वाक़यात, और भी बड़े वाक़यात हैं, लेकिन बस इतना टाइम है तो जो मैंने बात कर ली आपसे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, विल मीट नेक्स्ट।